सबका स्वागत है आपके अपने इस चैनल में, जहां पे अब हम सिर्फ 1 घंटा इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। 1 घंटा सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। सो यस, एम आई ऑडिबल, विजिबल टू ऑल ऑफ यू? किसी को कुछ याद है लास्ट क्लास में हमने क्या बात किया था? व्हाट वाज द थिंग दैट वी डिस्कस लास्ट इन द लास्ट क्लास? कुछ याद आया किसी को? नहीं? नथिंग? अगर याद नहीं है तो फिर ठीक है। आई मीन, व्हाट ऑल आई कैन से, आई एम वेटिंग। थैंक यू शिवानी, अनन्या, रजनी। हाँ, यस, अनन्या, सभी को याद है आई थिंक। ओके ओके, गिफ्ट गिफ्ट, हाँ, ओके। लेट मेनी मोर पीपल जॉइन मी एंड देन आई विल शो यू कि व्हाट इज द गिफ्ट। डबल गिफ्ट। ओके, सिंगल गिफ्ट तो है, डबल का नहीं पता। सिंगल इज देयर, डेफिनेटली इज देयर। द पॉइंट इज ओनली, मेरा थोड़ा सा टाइम क्रंच चल रहा है। ओके अंजलि, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू गॉट इनटू जामिया, ग्रेट, गुड टू नो अबाउट दैट। चलिए, आपका पीएचडी जल्दी से शुरुआत हो एंड यू विल बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। जेआरएफ भी क्रैक हो जाए तो जेआरएफ के साथ साथ यू विल बी कंप्लीटिंग योर पीएचडी। ओके, चलिए, सो आई थिंक थोड़ा से और स्टूडेंट्स अगर हो जाए तो बढ़िया रहेगा, बिकॉज जो काम किया है वो आप कुछ भी, कितनी भी बुक्स देख लीजिए, वो आपको नहीं मिलने वाला। यस यस, आई गॉट टू नो अबाउट दैट अंजलि, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस, क्या कहते हैं, दिखाएं? शैल आई शो यू द गिफ्ट? वेटिंग। A gift inside. मेरी वजह से नहीं, नहीं, यू डिजर्व इट, यू डिड इट। मैं कौन हूं यहाँ पे? आई एम जस्ट अ मीडिएटर। मेरी वजह से आपका पीएचडी नहीं हुआ, आपने खुद मुझे फॉलो किया, आपने रेगुलरली फॉलो किया एंड यू क्रैक्ड इट। ओके, यस, ओके, ओके, फाइन। सो ऑन अ काउंट ऑफ 3 आई विल शो यू द गिफ्ट। 3, 2, 1। दिस इज जस्ट वन स्लाइड, बट करने में मुझे बहुत टाइम लगा है। आई होप दैट ऑल ऑफ यू कैन नाउ सी इट। स्टिल वेटिंग। इसी चक्कर में कहीं लाइक करना भूल मत जाना, जरूर डू लाइक इट। दिस इज बिटवीन यू एंड मी, आई हैव नॉट इंक्लूडेड दिस इन माय पेड बैच आल्सो। यही चाहते थे हम, ओ माय गॉड। कैसा लगा मुझे? कुछ चैट बॉक्स में ज्यादा हलचल नहीं दिख रही है। एवरीबडी इज कॉपीइंग, इज बिजी इन टेकिंग द स्क्रीनशॉट, राइट? हर कोई स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार है। व्हाट अ गिफ्ट, ओके। अच्छा हुआ वहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, देयर इज अ एक्सक्लेमेशन, साइलेंट एक्सक्लेमेशन साइन दैट आई कैन सी। ओके, ऑलरेडी लाइक्ड, ओके फाइन। आई होप ऑल ऑफ यू लाइक्ड इट एंड इसी तरह से चीजें मैं और कुछ कर रहा हूं तो मन की बात अमित सर के पास। अरे वाह, आई लाइक दैट टैग, थैंक यू। यू गेस दैट? हाँ निशा, यस यस, आप मुझे याद है, राइट? दैट इज शोइंग कि आपका मेरे साथ फ्रीक्वेंसी मैच हो रहा है, थिंकिंग फ्रीक्वेंसी इज गेटिंग मैच्ड। चलिए, सो ये किसी ने देखा इससे पहले किसी बुक में? हैव यू एवर गॉट दिस फ्रॉम एनी नोट्स, एनी बुक्स, एनी लेक्चर, कहीं पे? सिर्फ जगह पे, एक जगह पे हमेशा कंफ्यूजन रहता था कि यार ये है वो है। आई थिंक आई हैव डन दिस। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर नए हो तो इसी तरह के सरप्राइजेस मैं हर एक क्लास में देता हूं। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ऑल ऑफ यू टेकन द स्क्रीनशॉट? तो ये है आजादी का अमृत महोत्सव
गिफ्ट फ्रॉम अमित सर टू ऑल ऑफ अस, हम सभी के लिए। चलिए, नाउ आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग हैं, देखो ये है measures of central tendency. This is the absolute measures of dispersion, relative measures of dispersion, correlation and regression, right? ये if you want you can also check it out. मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए मीन का देखना है आपको, तो आप एक मीन का एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। आई यूज टू डू इट इन दिस मैनर। अभी ये आपके सामने है, तो याद रखना देयर इज अ जेड पैटर्न। क्या बोला? देयर इज अ जेड पैटर्न। जेड पैटर्न का मतलब क्या है? जो भी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं, जो भी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं, ये ओरिजिन और स्केल पे डिपेंड होते हैं। थोड़ा सा भी अगर आपने, ओरिजिन का मतलब क्या हुआ? इफ यू एड और सब्ट्रैक्ट ऑल द आइटम में से सेम कांस्टेंट टर्म, सपोज मान लीजिए 1 2 3, ये है हमारी एक्स सीरीज, राइट? अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं? मैं हर जगह पे हर एक आइटम में 2 ऐड कर रहा हूं। सो इसका पहले का मीन कितना था? मीन था समेशन एक्स अपॉन एन, जो कि है 6 अपॉन एन मतलब 3, यानी कि 2 हो गया। अब जब इसका मैं नया सीरीज जो आएगा वो क्या होगा? 3 4 एंड 5। अब मैं इसको समेशन करता हूं, समेशन एक्स न्यू एक्स आई कितना हो जाएगा? ये होगा 9 12, 12 बाई 3 दैट इज 4। सो आपने देखा कैसे ये चेंज हो गया, द ओल्ड मीन गेटिंग चेंज इनटू 4, राइट? तो 2 से मल्टीप्लस हो गया। सो ये जितने भी है, ओरिजिन का मतलब है प्लस माइनस बाय अ कांस्टेंट टर्म, स्केल का मतलब है डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विद द सेम कांस्टेंट टर्म। सो डिपेंडेंट का मतलब है इट चेंजेस। द वर्ड डिपेंडेंट मींस इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। डिपेंडेंट का मतलब है कि वैल्यू चेंजेस, एंड इंडिपेंडेंट का मतलब है कि वैल्यू सेम रहती है जो ओल्ड है, राइट? सो ओल्ड वैल्यू रिमेन्स, ओल्ड एंड न्यू रिमेन सेम, ये है इंडिपेंडेंट का मतलब। अब देखिए जितने भी सेंट्रल टेंडेंसी है, इसको एक और छोटे से एक लाइन में याद रखिएगा, एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन में। तो इसको ऐसे याद कर लो, ऑल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एमसीटी, मीन मीडियन मोड ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन जितने भी हैं, राइट? ये सारे के सारे जो है दे आर डिपेंडेंट ऑन ओरिजिन, डिपेंडेंट ऑन स्केल, राइट? इसके बाद आते हैं हम लोग एब्सोल्यूट मेजर, जैसे कि रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, वेरिएंस, ये सारे के सारे दे ऑल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। यानी कि रेंज हो, छोटा सा एग्जांपल मैं एक दिखा देता हूं। मान लीजिए रेंज ले लेते हैं, ओल्ड रेंज का सीरीज लेते हैं, एक ओल्ड एक्सआई ले लेते हैं 1 9 एंड 11, राइट? तो यहां पे रेंज क्या हुआ? तो रेंज इज हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, दैट इज 11 माइनस 1 दैट इज 10, राइट? अब नया कर लेते हैं इसको, हर एक आइटम को हम 2 से प्लस कर लेते हैं, राइट? सो ये 2 से प्लस किया, ये भी 2 से प्लस किया, ये भी 2 से प्लस किया, तो अब नया आइटम जो है, नई एक्स सीरीज क्या बन गई मेरी? इट इज 3 11 13। नाउ व्हाट इज द रेंज? रेंज जो है, देखो यहां पे क्या हुआ? सो रेंज अब जो होगा न्यू रेंज, राइट? तो दिस इज 13 माइनस 3 दैट इज 10। सो देखो ओरिजिनल और न्यू वैल्यू रिमेन सेम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज इंडिपेंडेंट, राइट? ओरिजिनल इज इक्वल टू सेम, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ा, तो दिस इज इंडिपेंडेंट। लेकिन स्केल से करेंगे तो डिपेंडेंट हो जाएंगे, बिकॉज वैल्यू चेंज हो जाएगी। आप चाहे तो कर सकते हैं, यहां पे हर किसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड यू फाइंड इट आउट, तो ये हो जाएगा 2 18 और 22। तो अब रेंज क्या हुआ? 20। और अगर मैंने आपको डिवाइड कर दिया 11 2 से, तो भी वही रहेगा। तो देखो ओरिजिनल रेंज कितना था? 10, नया रेंज कितना हो गया? 20, यानी कि डिपेंडेंट हो गया। तो ये याद रखना। उसके बाद इनके जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, ये क्या है? ये सारा का सारा कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये सारे के सारे जो है रिलेटिव मेजर्स हैं, राइट? रिलेटिव मेजर्स का मतलब क्या है? रेंज का ही, जैसे रेंज है एब्सोल्यूट मेजर, उसका कोफिशिएंट जब निकालते हैं तो वो एक प्योर नंबर होता है, वो ना परसेंटेज होता है ना वो रेशो होता है, राइट? सो जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, रेंज का ही करते हैं, तो रेंज का कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है? इट इज हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। अब यहां पे जितने भी इंडिपेंडेंट थे वो सारे के सारे यहां पे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, यानी कि ये वाले सारे जो स्केल ओरिजिन वाले थे वो यहां पे स्केल में हो जाएंगे, और जो यहां पे स्केल वाले थे वो हो जाएंगे ओरिजिन में, राइट? बाकी कोरिलेशन, रिग्रेशन, कोवेरियंस, रिग्रेशन कोवेरियंस एक जैसे चलते हैं, कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्क।
सो एकमात्र एक ही ऐसी चीज है जो कि इंडिपेंडेंट है ओरिजिन से भी, जो इंडिपेंडेंट है स्केल से, वो है सिर्फ और सिर्फ कोरिलेशन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। इज इट फाइन? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? आइडिया सबको बता दिया है। जेड पैटर्न याद रखना, तो जैसे कि ये वाला है ओरिजिन से एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट से रिलेटिव, रिलेटिव से नीचे, तो ये चीज कर लेंगे तो आपका सारा का सारा हो जाएगा, राइट? आई होप दैट आई हैव गिवन यू अ वेरी सेंसिबल गिफ्ट। आई होप दैट ऑल ऑफ यू यूज इट टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी, एंड आगे भी इसको सबको शेयर करते रहिएगा, अपने स्टूडेंट्स के साथ भी, अपने दोस्तों के साथ भी, अपने जूनियर्स के साथ भी, राइट? क्योंकि ये चीज मुश्किल है एक साथ। चलिए, तो इसके साथ आज जून 2009 पेपर 2 पार्ट 1 शुरू करते हैं। और इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन है इस पेपर में दोस्तों, इतनी सारी कंफ्यूजन है कि अगर आपने ये पेपर उठा लिया तो आपको दो चीजें होंगी, या तो आप इतने ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जाएंगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा, और या तो फिर आप कहेंगे कि इसे छोड़ ही दो, राइट? ये पेपर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। सो लेट्स स्टार्ट विद वन बाय वन, आपको दिखेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है इसमें। Question number 1. Which of the following is not an assumption of indifference curve analysis? So not an assumption of indifference curve analysis: weak ordering, perfect divisibility of goods, constant income, ordinal nature of utility. तो थोड़ा सा पढ़िए इसको, अपने हिसाब से दिमाग लगाइए, एंड बताइए क्या हो सकता है इसके लिए। यस, स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। क्या लगता है आपके हिसाब से, व्हाट इज नॉट एन एजम्पशन? एजम्पशन क्या नहीं है इसका, इसका क्या एजम्पशन है? ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग सर ईदर ए या सी, राइट? कांस्टेंट इनकम, सभी को पता है कि इनकम इज कांस्टेंट बजट लाइन जब हम बनाते हैं। ऑर्डिनरी नेचर ऑफ यूटिलिटी, राइट? वीक ऑर्डरिंग एंड परफेक्ट डिविजिबिलिटी। देखो अब यहां पे क्या होता है, जिनको पता है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर पता है, उन्होंने सही चूज कर लिया। लेकिन जिनको नहीं पता, वहां पे क्या हो रहा है, एक एवरेज स्टूडेंट को क्या लगता है कि यार कांस्टेंट इनकम, तो ये इनकम जो है ये तो बहुत बार पढ़ा है हमने, वीक ऑर्डरिंग भी होता है, हो सकता है, परफेक्ट डिविजिबिलिटी ये तो कभी सुना नहीं है, तो शायद यही आंसर होगा, राइट? लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आई विल जस्ट टेल यू द बेसिक अंडरपिनिंग ऑफ इट। जब हम एजम्पशंस पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान रखना, राइट? तो सबसे पहले बात करते हैं वीक ऑर्डरिंग की। जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि वीक ऑर्डरिंग इज अ इनकरेक्ट आंसर, राइट? ये नॉट है जहां पे, तो ये नॉट एजम्पशन है, राइट? ये गलत है। वीक ऑर्डरिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो हिक्स ने दिया था, वो सदैव, वो हमेशा वीक ऑर्डरिंग पे ही डिपेंडेंट है। वीक ऑर्डरिंग का मतलब क्या है कि चाय भी चल सकती है, कॉफी भी चल सकती है। सर आप क्या पिएंगे, चाय या कॉफी? दोनों में से कुछ भी लेके आ जाइए। यही है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। सो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में जब हम आईसी ड्रॉ करते हैं, तो या तो चाय कॉफी, या तो ज्यादा चाय या तो कम कॉफी, दोनों में से कुछ भी इंडिफरेंट है, यानी कि सेम यूटिलिटी आती है। सो इसका आंसर ये कभी नहीं हो सकता। वीक ऑर्डरिंग इज नॉट एन assumption। इसका सही आंसर जो ऑफिशियल पेपर में दे रखा था, इट वाज ए, राइट? तो इट इज नॉट अ करेक्ट आंसर। वीक ऑर्डरिंग, यही पे प्रॉब्लम थी हिक्स और सैमुअल्सन की। सैमुअल्सन का जो थ्योरी है, रिवील प्रेफरेंस थ्योरी, दैट गिव्स अस स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पे वो डिपेंडेंट है। आज अगर कॉफी है तो कल भी कॉफी है, परसों भी कॉफी है, कंसिस्टेंसी रहेगी। हिक्स के केस में जो भी इंडिफरेंस कर्व में बाउंड्री में रहेगा, दोनों भी वीकली प्रेफर हो सकते हैं। सो दिस इज अ करेक्ट आंसर फॉर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस डज बेस्ड ऑन वीक ऑर्डरिंग। इंडिफरेंस कर्व वीक ऑर्डरिंग पे रहता है। अब आते हैं सी पॉइंट पे, परफेक्ट डिविजिबिलिटी। अब एक बात याद रखिए, जस्ट गिव मी अ सेकंड सो दैट आई कैन इरेज ऑल दिस थिंग्स। हाँ, परफेक्ट डिविजिबिलिटी, जब हम यहाँ पे एक्सिस बनाते हैं 1 2 3 1 2 3 4, राइट? तो अब क्या क्या लिखते हैं यहाँ पे हम लोग कि अलोंग एक्स एक्सिस 10 यूनिट्स गिव्स अस 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स, राइट? या उसी तरीके से ये जो बीच में है, इसका मतलब क्या है, 10 स्मॉल ग्राफ्स, जो स्मॉल ग्राफ में जो स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, वो 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 दिखा रहे हैं। यानी कि आप गुड को 1.5 पे भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। सो परफेक्ट डिविजिबिलिटी है यहां पे। व्हेनेवर यू आर ड्राइंग इट ऑन अ ग्राफ, तो कभी भी अगर ऐसा होता है तो आप बोलेंगे कि ये है,
मान के चलिए, तो यहां पे आ गया, तो दिस इज 2.5, दिस इज देयर। परफेक्ट डिविजिबिलिटी इज ऑल्सो एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, तो इसको भी गलत मत सोचना, क्योंकि इन दोनों में सबसे ज्यादा वोटिंग आया है, तो इसलिए मैंने आपको इन दोनों का आंसर बता दिया कि ये गलत है, राइट, दोनों के दोनों ही सही हैं अभी तक। एनी मोर डाउट ऑन दिस? अब आते हैं ऑर्डिनल नेचर ऑफ यूटिलिटी, ये भी सही है, क्योंकि एज पर द ऑर्डिनल नेचर यू कैन रैंक इट, यू कैन रैंक इट। सो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। द प्रॉब्लम इज विद द कांस्टेंट इनकम। कांस्टेंट इनकम इज नॉट एन assumption ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। कांस्टेंट इनकम जो है बजट लाइन के लिए होता है। थोड़ा सोच के देखिए, आप जब m बनाते हैं, m इज इक्वल टू p ऑफ x, x प्लस p ऑफ y, y, दिस इज अ कांस्टेंट फॉर बजट लाइन। कांस्टेंट इनकम इज हेयर, दिस इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है वो m कांस्टेंट रहेगा, तो वो बजट लाइन के लिए है। एट द पॉइंट ऑफ ये बजट लाइन के साथ जो भी मैच करेगा वो वहां जाएगा, राइट। सो कई स्टूडेंट को लगेगा सर कांस्टेंट इनकम, आप जब इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की बात करते हैं तो वहां पे आता है ट्रांजिटिविटी, रिवील, ऑर्डरिंग, कंसिस्टेंसी, राइट। तो ये सारे के सारे जो एजम्पशंस हैं, एक्सियम्स हैं, वो है ये। कांस्टेंट इनकम का कोई एजम्पशन नहीं है, कांस्टेंट इनकम इज फॉर बजट लाइन। सो एज पर मी द बेस्ट answer as per me should be the constant income should be the answer. It is the not, and this should be the answer. I hope that all of you understood this point. कैसा लगा पहला क्वेश्चन गूगली? All of you through with this? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Another question. The value of coefficient of elasticity on a linear downward sloping demand curve varies because. So क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि भाई एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, जहां पे प्राइस यहां पे है एंड क्वांटिटी यहां पे है। इसकी जो इलास्टिसिटी है, इसकी इलास्टिसिटी क्या है? इट इज डेल क्यू बाय डेल पी इंटू पी अपॉन क्यू, राइट। और ये जो है ये हमारा इनवर्स डिमांड फंक्शन है, क्योंकि मैंने यहां पे इसको बनाया है, पी यहां पे है, क्वांटिटी यहां पे है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग इलास्टिसिटी का जो पॉइंट है, जैसे यहां पे है इलास्टिसिटी इंफिनिटी, यहां पे है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0, यहां पे है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, यहां पे ग्रेटर देन 1, यहां पे लेस देन 1, इस तरीके से है। तो ये कह रहे हैं कि इलास्टिसिटी की वैल्यू चेंज क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी द आंसर? क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, डोंट लुक एट द बुक। बुक में अगर आंसर आपको दिख रहा होगा तो आपको गलत आंसर आएगा, आप सोचने की क्षमता छोड़ देंगे वहां पे। एनीवे, आंसर। अच्छा, जिनको भी लग रहा है कि सर ए इज द आंसर, राइट, जिनको भी लग रहा है कि ये वेरी करता है, ये चेंज है, ये वेरी कर सकता है, ठीक है, मान लिया, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा पी, ये क्या है? ये मेरा ओरिजिनल डिमांड फंक्शन है। तो डेल क्यू बाय डेल पी ये क्या है? स्लोप है, माइनस बी, क्या ये चेंज हो रहा है? स्लोप ऑफ अ लाइन विल नॉट चेंज, स्लोप ऑफ अ लाइन इज कांस्टेंट, स्लोप ऑफ अ लाइन इज कांस्टेंट। मैंने ये बहुत बार बताया है, इलास्टिसिटी अलोंग अ लीनियर डिमांड कर्व इज ऑलवेज चेंजिंग, लेकिन स्लोप इज सेम। स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व का स्लोप सेम है। यहां पे इसलिए इन्होंने वर्ड यूज किया है लीनियर डाउनवर्ड स्लोपिंग, स्ट्रेट लाइन है ये, राइट। सो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दिस, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दिस, राइट। तो किस वजह से होगा? अगर यहां पे लीनियर वर्ड नहीं होता तो यानी कि इट कुड हैव बीन लाइक दिस, कर्व हो सकता था, लेकिन लीनियर वर्ड का है तो मतलब ये लाइन रहेगा, इसमें स्लोप विल रिमेन सेम। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ पी बाय क्यू। अब ये क्यों होगा? एट लोअर प्राइस, एट लोअर प्राइस ज्यादा क्वांटिटी डिमांड होगा, मोर क्वांटिटी डिमांड। आप जब यहां से यहां आ रहे हैं तो क्या चेंज हो रहा है? स्लोप तो सेम ही है, इट इज चेंजिंग इज द प्राइस एंड द क्वांटिटी। जब कम प्राइस हो रहा है तो ज्यादा क्वांटिटी हो रही है। सो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर हेयर विल बी सी। अनदर गुगली, अनदर गुगली, मजा आया? कैन यू सी द चेंज?
आपको जो आप लोगों में से जितने लोगों ने इसको प्रिडिक्ट कर लिया कि सही आंसर है, सो उनको कितना अच्छा लग रहा है कि नहीं नहीं सर वी आर गेटिंग इट राइट। और जिन लोगों को ये आंसर गलत लग रहा था, उन्होंने गलत आंसर दिया, नाउ यू कैन सी कि आप कहां पे लैग कर रहे थे एंड वेयर व्हाट इज द लाइन ऑफ एक्सप्लेनेशन। इज इट डन? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड विद दिस पॉइंट? And that is the reason why I'm doing the previous year question papers. Waiting for the responses on the chat. There is a delay, I suppose. Anyway, let's move to the third question. Arrange the following economists in the chronological order in the context of their contribution to the theory of oligopoly. तो सबसे पहले हमारे कुन्नॉट अंकल आए थे, ये थे 1838 में। उसके बाद बर्ट्रेंड 1883, Suzy 1939 and Stegelberg 1934, right? So जरा मैच कर लेते हैं अब। तो ये होना चाहिए 2, then it should be 3, then it should be first, then it should be fourth. So 2 3 1 4, 2 3 1 4 एक भी मैच नहीं कर रहा। So it's only 2 3 1 4 है ही नहीं, देख लो। So it is not a rocket science, you can easily go and search it on the website. So it should be B, but यहां पे it should be 2 3 1 4. राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 के 3 क्वेश्चंस के आंसर अभी तक इसमें गलत हैं पेपर में, ओरिजिनल पेपर में। In case of Giffen good, the rise in price will lead to rise in demand, while a fall in price will lead to fall in demand. यानी कि सही बात है भाई, प्राइस इंक्रीजेस तो डिमांड इंक्रीजेस, प्राइस फॉल्स डिमांड फॉल्स, राइट? सो व्हाई दिस इज द केस? बिकॉज इट इज अ लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है ये, ठीक है, दिस इज फाइन। रीजन क्या है? एवरी प्राइस चेंज कैन बी ब्रोकन इनटू इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये भी सही है, हर टाइप के प्राइस चेंज को, चाहे वो प्राइस बढ़ रहा है चाहे वो प्राइस कम हो रहा है, वी कैन ब्रेक इट इनटू इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। लेकिन क्या इसकी वजह से गिफन गुड्स पॉजिटिवली स्लोप्ड है? नहीं। ये जो पॉइंट इन्होंने बोला है कि इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को तोड़ सकते हैं, तो दिस इज गुड ना। पता है कि प्राइस इफेक्ट इज एक्चुअली इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सही है। तो ये हर प्राइस की चेंज को, चाहे प्राइस इंक्रीज होगा प्राइस फॉल होगा, तो हम इसको कर सकते हैं। लेकिन व्हाई गिफन गुड्स आर पॉजिटिवली स्लोप? इसलिए बिकॉज इनकम इफेक्ट, दैट इज पॉजिटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन negative substitution effect. Why it is positive? Because it is a real income, right? Please don't Google it and say कि सर आपने यहाँ पे इनकम इफेक्ट जो है गिफन में पॉजिटिव बोला है, गूगल बता रहा है नेगेटिव है। मैंने कब कतई ये नहीं बोला कि जब इनकम बढ़ेगी तो लोगों की गिफन गुड की डिमांड बढ़ेगी, नहीं। जब प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल करेगा तब कंज्यूमर के पास ज्यादा परचेसिंग पावर होगा, उस परचेसिंग पावर से वो गिफन गुड ज्यादा लेने की कोशिश करेगा, राइट? दैट इज व्हाट द पॉइंट। सॉरी, गिफन गुड वो लेने की कोशिश नहीं करेगा, दैट इज व्हाट द पॉजिटिव पॉइंट। सो इट इज रियल इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर, इज लेस देन इन दिस केस। इसलिए प्राइस इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव होता है, बिकॉज रियल इनकम इफेक्ट ज्यादा होता है, तभी कि तभी गिफन गुड जो है वो पॉजिटिव स्लोप होते हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो फाइन, दिस इज ऑल्सो फाइन, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का क्या होगा कि जब रियल इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव एंड इट इज ग्रेटर देन द नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, देन ओनली गिवन गुड्स आर पॉजिटिवली स्लोप। सो हेंस both A and R are correct and R is not a correct explanation of A. I hope all of you understand. Again, जो दोनों पॉइंट से दोनों के दोनों पॉइंट सही हैं, लेकिन R तभी बन पाएगा रीजन फॉर एजर्शन व्हेन इट इज लाइक कि गिवन गुड में पॉजिटिव रियल इनकम इफेक्ट जो है वो ग्रेटर देन द नेगेटिव रियल इनकम इफेक्ट, नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एनीवे, सो इट इज बी। Existence of the public good hinders achievement of Pareto optimality. पब्लिक गुड के केस में मार्केट फेलियर होता है, और मार्केट फेलियर होता है इसलिए पैरेटो ऑप्टिमलिटी नहीं होता है। दिस इज फाइन, राइट? क्योंकि मार्केट फेलियर है तो पैरेटो ऑप्टिमलिटी नहीं होगा। फ्री राइडर प्रॉब्लम होता है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होती है, एक्सटर्नैलिटी जहां पे भी है वहां पे पैरेटो ऑप्टिमलिटी नहीं हो पाएगी। So this is correct. The evaluation of the marginal benefit from a public good differs across individuals. Yes, definitely yes. किसी को डीटीसी में जाना पसंद है, किसी को नहीं पसंद है,
तो इट डिपेंड्स अपॉन पब्लिक टू पब्लिक, पर्सन टू पर्सन इज वेरी, राइट। कुछ किसी को बहुत ज्यादा जरूरत है, किसी को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, राइट। सो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, बट लेट्स सी क्या इसकी वजह से पैरेटो ऑप्टिमैलिटी होती है? नहीं। पब्लिक गुड जो है वो पैरेटो ऑप्टिमैलिटी उसकी वजह से नहीं हो पाता, बिकॉज दीज आर द गुड जहां मार्केट फेल होता है। मार्केट फेलियर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी एंड नॉन राइवल रिस्क, राइट। तो इस वजह से उनकी प्राइसिंग नहीं हो पाती है, प्राइसिंग नहीं हो पाती है, इसीलिए मार्केट फेलियर होता है, पैरेटो ऑप्टिमैलिटी होती है। मार्जिनल बेनिफिट फ्रॉम अ पब्लिक गुड डिफर्स अक्रॉस इंडिविजुअल्स। सिमिलरली आप ये भी कह सकते हो कि इवैल्यूएशन ऑफ मार्जिनल बेनिफिट फ्रॉम अ प्राइवेट गुड डिफर्स अक्रॉस इंडिविजुअल्स। मान लीजिए मेरे को प्राइवेट गुड है, कोई एक पेन मैंने लिया है, लेकिन मुझे ये पेन पसंद नहीं है। आपको ज्यादा लिखना पड़ता है, तो आपको ज्यादा पेन से ज्यादा मार्जिनल बेनिफिट मिल रहा है। उसी पेन से जब मैंने खरीदा उसको, तो मुझे ज्यादा फायदा नहीं हुआ, बिकॉज मुझे सिर्फ चेक करना होता है, तो चेक करने के लिए ज्यादा पेन खर्चा नहीं होता है। तो दैट इज व्हाट द पॉइंट, राइट। सो अगेन यू अंडरस्टैंड, हर चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में डाल के देखिए। जस्ट बिकॉज इट इज रिटन इन ए वेरी कॉन्शियस एंड वेरी गुड लैंग्वेज डज नॉट मीन कि वो सही है, राइट। So यहाँ पे again both A and R are correct and R is not a correct explanation of A. I will go ahead with that. I hope that all of you understood this point. Next, आज के क्वेश्चन टफ है। Under perfect competition equilibrium in the long run is achieved. देखिए हमें इतना पता है कि लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन कब होता है? जब प्राइस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ LAC, राइट। अब प्राइस का मतलब क्या है? AR। AR का मतलब क्या है? परफेक्ट कंपटीशन में इट इज इक्वल टू MR, राइट। अब LAC, मिनिमम LAC कहां होता है? जहां पे MC उसके बराबर है, राइट। और MC बराबर है तो ये वाला पॉइंट होगा जहां पे उसको SAC एंड LAC दोनों ही काटेंगे, राइट। तो इसको आप चाहे तो छोड़ सकते हैं इस चीज को। So the entire thing comes out to be like this. So MR is equal to AR is equal to price is equal to minimum of LAC is equal to MC. Now एक कंडीशन हमारे पास ये है। दूसरी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन के लिए LMC is equal to LMR, राइट। अब क्योंकि ये नहीं दे रखा कहीं पे डायरेक्टली, वी डोंट हैव दिस, आप यहां पे डिराइव मत कर लेना कि सब प्राइस का मतलब AR होता है, AR का मतलब इज इक्वल टू LAC। फ्रॉम ट्रांजिटिविटी रूल वी कैन से दैट 1 is equal to 2 and 2 is equal to 3, so from 1 and 2 1 is equal to 3, नहीं। so AR and MR, this is the theory of revenue, भूल जाओ इसको। MR is equal to LAC, right, MR is equal to LAC। more important is this MR is not MR, it is actually it is equal to AR, और AR is equal to LAC ये भी हद तक है, लेकिन हमारी कंडीशन क्या है? इट इज अ प्राइस इज इक्वल टू LAC। नाउ प्राइस इज इक्वल टू LMC ये भी नहीं हो सकता है, बिकॉज डायरेक्ट कंडीशन इज दिस, और द सेकंड डायरेक्ट कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज LMC इज इक्वल टू LMR। तो यही मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, क्लोजेस्ट ऑप्शन लग रहा है। द फर्स्ट ऑप्शन, द फर्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव शुड हैव बीन प्राइस इज इक्वल टू, ये पहला ऑप्शन जो है जो 100% करेक्ट है। इसके बाद अगर नहीं मिल रहा आजू बाजू का, तो ये है सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव जिसके साथ मैं जा सकता हूं, एंड दैट इज व्हाई आई एम गोइंग विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज करेक्ट इन द प्रेजेंट सिचुएशन। नेक्स्ट, which one of the following ratio represent the rate of profit? So rate of profit ढूंढना है आपको, so it is profit rate, right, it is not the exploitation rate, इसको भी याद रखिएगा। यहां पे जब हम बात कर रहे हैं तो this is not the rate of exploitation, rate of exploitation is given as S, this is S upon V, this is the rate of surplus value, rate of exploitation। हम जो ढूंढ रहे हैं वो है rate of profit, rate of profit का मतलब पाई, पाई कैसे दिखाएगा यहाँ पे? it is S, oh sorry, S upon C plus V, this is D option, S upon C plus V। डन, सिंपल क्वेश्चन था ये। मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इकोनॉमी दैट इज ऑपरेटिंग एट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी कि केन्शियन इकोनॉमिक्स में है हम लोग, यहां पे क्राउडिंग आउट नीड नॉट टू अकर। देखिए दिस नॉर्मल जो यूजीसी का सिलेबस है उसके हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए दैट नीड नॉट टू अकर, ये गलत हो जाएगा, राइट। जब हम
आईएसएलएम में है, तो आईएसएलएम का फर्स्ट एजम्पशन इज दैट द इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट में है, राइट। तो उससे नीचे जब भी फुल एम्प्लॉयमेंट में है, किसी भी पॉइंट में है, राइट, इट इज इन द जनरल, इनिशियली देयर इज अ इक्विलिब्रियम, राइट। तो ये पॉइंट से जैसे ही आईएस कर्व, दिस इज द आईएस कर्व, आईएस कर्व जैसे ही ऊपर जाएगा, तो चाहे वो फुल एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे वो लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट में हो, प्राइसेस आर फिक्स्ड, राइट। इसीलिए क्राउडिंग आउट हमेशा होगा लेस देन। और ये किसने किया है? ये केन्स के ही रीजन में, केन्स के ही एनालिसिस में था ये, राइट। सो इसीलिए प्राइसेस कैन नॉट इंक्रीज एंड द फिक्स प्राइस में द इंटरेस्ट रेट विल गो अप, राइट। तो दिस इज नीड नॉट टू अकर, दिस इज इनकरेक्ट। हाउएवर मैं आपको ये भी बता देता हूं कि रिसेंटली देयर हैव बीन द स्टडीज आफ्टर मंडल फ्लेमिंग। सो ये पहले केन्स ने किया, उसके बाद हिक्स ने किया, हिक्स के बाद मंडल फ्लेमिंग ने इसको ओपन मॉडल में डालने की कोशिश की। उसके बाद रिसेंटली आई थिंक 2000 साल में और 1993 में देयर हैव बीन द रिसर्च पेपर्स जहां पे ये बोला गया है, जहां पे ये पॉइंट इज करेक्ट। उसके हिसाब से एज पर द लेटेस्ट पेपर्स दिस इज करेक्ट कि ऑपरेटिंग एट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्राउडिंग आउट नहीं हो सकता है, नीड नॉट टू अकर, क्योंकि आरबीआई फिर ऐसा स्टैंड लेगी जिसको हम कहते हैं एकोमोडेटिव स्टैंड। एकोमोडेटिव स्टैंड में वो क्या करेगी, जितने से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है उतने से ही वो मनी सप्लाई बढ़ा देगी, जिसकी वजह से वो कम हो जाएगा या लिक्विडिटी को इंफ्यूज करेगी। सो एज पर द लेटेस्ट रिसर्च पेपर दिस इज ए, बट एज पर जो यूजीसी का सिलेबस है उसके हिसाब से ये गलत हो जाएगा। सो इन दैट केस ए इज नॉट, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। मॉनेटरी पॉलिसी कैन प्रोवाइड एन एकोमोडेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी से अभी रिसेंटली जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू हुआ है, कमेटी जो बैठी थी 8 अगस्त को, सॉरी हाँ 2 अगस्त को, उनका स्टैंड ही यही था। उसमें लिखा भी हुआ है कमेटी मेंबर्स की मीटिंग्स में, मिनट्स ऑफ द मीटिंग में, कि आरबीआई विल कंटिन्यू विद द एकोमोडेटिव स्टैंड। एकोमोडेटिव स्टैंड का मतलब है कि ज्यादा अटैकिंग नहीं करना, जो जितना चल रहा है टारगेट के लिए उतने हम चलेंगे। So that is what the point is. So as per the recent papers, this is right. As per the UGC net syllabus, this should be the answer is D. A is false and R is true. Is it clear? Next question. अच्छा, जिसको एक चीज और बताता हूं, यहाँ पे एक चीज दिमाग में जस्ट अभी आई। आप सभी को याद होगा कि कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे फुल क्राउडिंग आउट है, जहां पार्शियल क्राउडिंग आउट है, जहां पे जीरो क्राउडिंग आउट है, ठीक है, जीरो क्राउडिंग आउट है। तो अब यहाँ पे डिपेंड्स अपॉन द आईएस के स्ट्रक्चर पे कि कैसा है आईएस स्ट्रक्चर, वैसा वैसा हम चलेगा। लेकिन अगर आप कोई भी केस देख लेते हैं, वहां पे जीरो भी है, 100% क्राउडिंग आउट भी है, पार्शियल क्राउडिंग आउट है, कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि क्राउडिंग आउट नहीं होगा, राइट। तो इसको भी आप समझ लीजिएगा, दिस इज नॉट इनकरेक्ट दैट आई एम गिविंग यू। आपको लग रहा होगा शायद गलत आ रहा है यहाँ पे कुछ। The sequence of the operational of the transmission of the change in the monetary policy. So sequence क्या है यहाँ पे? ट्रांसमिशन पॉलिसी का जो चेंजेस आएगा इसमें कौन सा है? लेट जस्ट सी दिस। सो नंबर 1 विल बी द चेंज इन द रियल मनी सप्लाई। पहले रियल मनी सप्लाई में चेंज होगा, उसके बाद एडजस्टमेंट इन द आउटपुट, ये सबसे लास्ट में होगा। दिस इज द लास्ट वन। तो फोर्थ वन ये होगा, ये पहला होगा। एडजस्टमेंट इन द स्पेंडिंग इसके बाद होगा, फिर रियल इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, फिर ये होगा। दिस इज एक्चुअली द वे हाउ पीगू इफेक्ट वर्क। डॉन पेटिंगटन का जो इफेक्ट था वो इसी तरीके से चलता है। सबसे पहले मनी सप्लाई चेंज होगा, मनी सप्लाई के चेंज होने से ही इंटरेस्ट रेट और एसेट प्राइस चेंज हो जाएगा। यहां पे याद रखना कि कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ वाई एंड आई, दोनों चीजों पे होगा, बिकॉज ए बाय पी लेते हैं यहाँ पे। ए बाय पी एसेट प्राइस पे फर्क करता है एज पर पिगू, राइट। सो एसेट प्राइसिंग में फर्क पड़ा, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट फर्क पड़ गया। एडजस्टमेंट उसके बाद होगा स्पेंडिंग में, ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन पे खर्चा होगा या फिर कम से कम होगा, स्पेंडिंग एडजस्ट होगा, आउटपुट पे डिपेंडेंसी होगी। दैट इज हाउ द पॉइंट इज। सो इट शुड बी 1 2, नहीं कैसे किया, 1 4 3 2, 1 4 3 2, 1 4 3 2। I think yes, this is correct. Next. ISLM model under usual Keynesian assumption and increase in the government spending will cause, देखो
अगर आपको लगता था कि सर वहां पे नहीं हो पाएगा, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, तो अब इसका आंसर सोचिए क्या होगा, राइट? सोचो, ये है आपका Keynesian assumption, increase in the government spending. So this is your IS and this is your LM. So what will happen? जैसे ही G बढ़ गया, तो G बढ़ने का मतलब है कि IS will shift to the right, right? ओरिजिनल हमारा I यहाँ पे है Y. अब जैसे ही IS शिफ्ट कर गया बाहर की तरफ, so there will be increase in the I or there is a increase in Y. So income rises and rate of interest fall. Income to remain unchanged. इनकम तो राइज कर रहा है अंडर केन्सियन assumption. इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो केन्शियन अंडर यूजुअल केन्शियन assumption, राइट? तो assumption इज देयर, ओके, सो इट्स फाइन. केन्शियन रीजन नहीं बोला है. अगर केन्शियन रीजन बोलते तो हम लोग एलएम को फ्लैट बना देते, अगर ऐसा होता फिर एलएम कर्व, राइट? यहाँ पे कहीं पे भी केन्शियन एजम्पशन बोला है, केन्शियन रीजन नहीं बोला. ये जैसे एलएम का रीजन जो होता है, ये वाला केन्शियन रीजन, ये है इंटरमीडिएट रीजन, ये है क्लासिकल रीजन. तो यहाँ पे रीजन वर्ड नहीं है, ध्यान से देखो यहाँ पे, राइट? तो इसलिए इट विल बी बोथ इंक्रीजिंग, इनकम विल ऑल्सो राइज एंड यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, ये वाला ऑप्शन है, बोथ इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट टू राइज. डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया? इज अ क्वेश्चन क्लियर? मैंने यहाँ पे वो भी ले लिया पॉइंट कि जहां पे आपको लग रहा होगा कि सर एलएम कर्व जो है वो तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है. नहीं, वो है केन्शियन रीजन. यहाँ पे अंडर यूजुअल केन्शियन assumption. Keynesian assumption is, what is the Keynesian assumption? Keynesian assumption is the prices are fixed. इसलिए ISLM में कहीं पे भी हम प्राइसेस फिक्स्ड की ही बात करते हैं, प्राइसेस कहीं बढ़ते नहीं है यहाँ पे. एनीवे, नेक्स्ट, द ओरिजिनल फिलिप्स कर्व पोस्टुलेट द रिलेशन. ओरिजिनल मतलब कौन सा? AW फिलिप्स, राइट? और वहां पे क्या था? इट वाज द अनएम्प्लॉयमेंट एंड द मनी वेज रेट इंक्रीजेस. सो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, रेट है. Rate of unemployment changes and increases in the money wages, right? So increases in the money wages, so this should be the correct answer. Increases in the money wages, increases in the real wages, तो ये वाला होगा, this and this. It is this, B. It is the rate of unemployment and rate of increase in real wages, right? So this should be the correct answer. मनी वेजेस इन्फ्लेशन में था वहां पे. Just let me, just give me a second, let me just check it out एक बार. मुझे थोड़ा सा मनी वेज और रियल वेज में कंफ्यूजन हो रहा है. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. It is the rate in the wage inflation. The rate in the inflation, originally theory was concerned with the relationship of the wage inflation or the wage rise and the unemployment, right? So it is nominal wages. Yes, it is the nominal wages. This is the एक second रुको. This should be this. Nominal wages and nominal rate of return, unemployment. So it is 1 and 3. 1 and 3. This should be the right answer. Rate of real wages नहीं है. It is the money wages. What do you think? क्या लगता है आप लोगों को? मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ रियल एंड इसके बीच में. हाँ, yes, I think it is nominal. Yes, I also think it now. So it is, as per me, it is money wages now. Right? I also got carried away. देखो ऐसा होता है, right? It is not like कि मैं भी इंसान हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सा सोचना पड़ता है. रेट ऑफ रियल वेज नहीं है. इट इज द 1 and 3. ओरिजिनली इट वाज फॉर द वेज इन्फ्लेशन, मनी वेज इन्फ्लेशन, नॉमिनल मनी वेज इन्फ्लेशन, राइट? नॉट रियल वेज. ओ, डी इज आंसर. मैं सही कर रहा था. मेरे क्या, कहाँ पे मेरा ऑप्शन है इसके अंदर, आंसर भी है. ओ,
Okun's law is useful guide to macroeconomic policy. Yes, because it tells us कि कितने से unemployment बढ़ेगा, कितने से GDP घटेगा. Okun's law indicates how a particular growth target will affect the unemployment rate over time. Yes, both of them are correct. R is a correct explanation of A. Both of them are correct. यहाँ में B आ गया. It is a useful guide because it tells us कि क्यों कितने से बढ़ेगा, right? So it is not because R is not a correct explanation. No. When money supply increases, the price level rises proportionately according to Fisher. MB is equal to PY. So जब P बढ़ेगा तो M बढ़ेगा, सॉरी जो M बढ़ेगा तो P बढ़ेगा. It is like this. This is the cause, this is the effect. So it is Fisher. अच्छा यहाँ पे आंसर्स नहीं है. Investment demand in the Keynesian system is determined by the marginal efficiency of capital and stock of capital. अच्छा एक बात याद रखना यहाँ पे. It's a very interesting thing. I think the macro student जिन्होंने पेड बैच में मैक्रो पढ़ा है, are you guys there? एक बार ये याद है आपको, मैंने there's a particular segment in the notes जहां पे मैंने लिखा था केन्स was wrong जब उन्होंने MEC एंड MEI को उन्होंने एक साथ कर दिया था, राइट? जो हमारे हिसाब से what actually is MEC as per Keynes वो actually हमारे हिसाब से MEI है, right? So there was a confusion in the Keynes mind, in his mind जब उन्होंने MEC को लिखा था, right? और this is not a thing जो कि किसी को नहीं पता. Actually MEC for capital is for one particular firm. This is for one particular firm. एक firm के लिए है ये, right? And investment is basically for entire economy. So Keynes ने क्या गलती की थी ये सुनो. Keynes ने क्या गलती की, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट को उसने MEC बोल दिया, ये बोल दिया था. लेकिन हकीकत में दिस इज फॉर अ पर्टिकुलर फर्म, दिस इज फॉर अ पर्टिकुलर फर्म एंड दिस इज फॉर अ एंटायर इकोनॉमी, राइट? ओके, सो यहां पे हमारे पास ऑप्शन और कुछ नहीं है तो हम दोनों को ही कंसिडर करेंगे. सो स्टॉक ऑफ कैपिटल का क्यों मार्क कर दिया है मैंने यहाँ पे, दिस इज द मार्जिन दिस. सो ये दोनों के दोनों ही आर देयर. सो इट इज 1 and 3. सो इट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट. इतना याद रखना. केन्स ने जो बोला था दैट इज एक्चुअली ही मेंट टू से मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, बोल दिया था मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. बाद में भी रियलाइज्ड कि जो केन्स ने बोला था वो पर्टिकुलरली एक फर्म के लिए है, तो फर्म के लिए जो है वो कैपिटल का है और पूरे एंटायर इकोनॉमी के लिए वो है MEI. तो ये पॉइंट याद रखिएगा. तो इन दोनों के बीच में ऐसा है, दोनों की ग्राफ सेम है लेकिन MEI थोड़ा सा फ्लैट है, MEC थोड़ा सा लेस फ्लैट है. द आंसर विल बी बी हियर. ओह इट्स बी, मैच हो रहे हैं. Which one of the following is not a sign of economic development? Economic development की बात की है, not ढूंढना है हमें. Changing structure of GDP in the favor of industry, नहीं, ये तो बिल्कुल सही है. Larger share of GDP coming from the primary sector, this is not the answer. This is the answer, right? So B is the answer. Larger capital inflows मतलब कि जब मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर ग्रो करेगा तभी होगा. इंस्टीट्यूशनल चेंजेस बिल्कुल है, संगठन में चेंजेस होते हैं, राइट? फ्री कंपटीशन आएगा, परफेक्ट कंपटीशन की तरफ जाएंगे, मार्केट साइज रेगुलेशन की तरफ हट के डी रेगुलेशन की तरफ जाएगा. तो इट इज बी आंसर. ओह दैट इज ऑल. कुछ कुछ जगह पे आंसर्स हैं, कुछ कुछ जगह पे नहीं है. रेट ऑफ रियल इनकम ग्रोथ इन अ कंट्री इज एनुअल परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ. रेट ऑफ रियल इनकम ग्रोथ, रियल इनकम ग्रोथ, रियल का मतलब है जब हम रियल की बात करते हैं तो इसका मतलब है Q1 इंटू P0, यानी कि आज की क्वांटिटी मेजर्ड इन प्रीवियस बेस ईयर प्राइसेस, राइट? तो ये रियल इनकम हो गया. नॉमिनल इनकम का मतलब क्या है, Q1 इंटू P1, आज की क्वांटिटी आज ही के इसमें प्राइसेस में करना. तो दैट इज कॉल्ड एज नॉमिनल इनकम और GDP इन द करंट प्राइसेस. Q1 P0, दिस इज बेसिकली रियल इनकम और GDP एट द कांस्टेंट बेसिस, राइट? तो ये हो गया रेट ऑफ GDP ग्रोथ एट फैक्टर कॉस्ट एट द कांस्टेंट प्राइसेस. ये है इसका आंसर, राइट? चलिए आगे चलते हैं. कांस्टेंट प्राइसेस. इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच रिजल्ट्स इन द हाई लेवल ऑफ GDP इन प्रेजेंट टाइम, क्या है ये? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अच्छा फिर क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अच्छा ठीक है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच रिजल्ट्स इन द हाई लेवल ऑफ GDP इन प्रेजेंट टाइम.
इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच रिजल्ट्स इन, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में है या नहीं ये बोलना, अच्छा ठीक है। अ पैटर्न ऑफ द डेवलपमेंट दैट सीक्स टू मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइज, ये तो है ही है, डेफिनेटली है, राइट। डेवलपमेंट विच इंश्योर्स द मैक्सिमम मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, वेलफेयर ऑफ प्रेजेंट जनरेशन का मतलब नहीं बनता, इट इज द फ्यूचर जनरेशन, राइट। तो इट इज दिस, सो इट शुड बी 2 and 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट के हिसाब से। दो चीजें हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए, फ्यूचर के लिए फ्यूचर का वेलफेयर बढ़े, भले ही हमारा खुद का कम हो जाए लेकिन फ्यूचर का बढ़े। और दूसरी बात यह है कि हमें ग्रोथ करते रहना है, राइट। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट, सो इट शुड बी 2 and 4, दैट इज करेक्ट। इसका आंसर है व्हाट हैपेंड, यस इट इज ए। ओ अच्छा, ये इसका हिंदी वर्जन है, एक स्लाइड में नहीं आ रहा तो शायद यहाँ पे उन्होंने हिंदी लिख दिया होगा, देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ लेना इसको, ठीक है। इट इज ऑल्सो ए। Cumulative causation is an explanation of backwardness of developing nation. It is a hypothetical of the geographical dualism. Right. I think ये किसने कहा था cumulative causation? Come on, answer this question. किसने कहा था cumulative causation? गुनार मिडाल. Right. गुनार मिडाल का ये कहना है. So this is right. Cumulative causation की वजह से ही backwardness होता है, और जो ये backwardness है ये बैकवॉश स्प्रेड इफेक्ट जो है वो उनका ज्योग्राफिकल ड्यूअलिज्म है, उन्होंने ये सोचा था, राइट। सो एक्सपेंशन इन द फेवर्ड रीजन हैज अ बैकवॉश इफेक्ट एंड द रीजनल डिस्पेरिटी, तो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। आई विल बी गोइंग विद दिस गुणा मिडाल, वेरी सिंपल। बैकवॉश एंड स्प्रेड इफेक्ट, जब खराब होता है तो बैकवॉश, जब बढ़ता है तो स्प्रेड इफेक्ट। Human development prepared by the UNDP is based on the sum of the following variables: life expectancy at birth, health facility, life expectancy at birth तो है, पर कैपिटा इनकम एडजस्टेड बाय द परचेसिंग पावर, 2009 का पेपर है, ये थोड़ा ध्यान रख के चलना क्योंकि उसके बाद थोड़े से पैरामीटर्स चेंज हुए हैं इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये तो है, उस टाइम पे था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लॉन्जिटिविटी देखते हैं, ठीक है, तो लॉन्जिटिविटी है उसमें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से हम मेजर करते हैं, तो इट इज देयर। लिटरेसी एंड एनरोलमेंट परसेंटेज इज ऑल्सो देयर, तो 134 134 134 ये होना चाहिए, डी, डी शुड बी द आंसर, राइट। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। ओह माय गॉड, बी कहां से आएगा यार, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। I think now you can understand. Anybody who is having a book जिसमें ये क्वेश्चन पेपर्स, ये क्वेश्चन है, anybody who has these papers, किसी के पास के पेपर्स हैं? Anybody? Do you have a book जिसके अंदर ये पेपर्स है? वहां पे if you want you can cross check it, क्या उसका आंसर बी दे रखा है कि नहीं दे रखा? दो नहीं होगा, तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाई देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस कि इसके आंसर्स बहुत ज्यादा गलत हैं इसमें, राइट। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर आपके पास पेपर है तो देख लेना, बुक्स आती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, वहां पे चेक करना क्या है, मुझे बताना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ सोलो मॉडल, ठीक है। सेविंग रेट इज कांस्टेंट, ये बिल्कुल सही है। प्रोडक्शन इज लीनियर होमोजेनियस, बिल्कुल सही है, राइट। लेबर एंड आउटपुट नॉट ग्रोइंग एट द सेम रेट, डेफिनेटली यस, इट इज दिस जो कि नहीं बोला गया। प्राइस एंड वेजेस कांस्टेंट, ये न्यू क्लासिकल मॉडल है, राइट। सो दिस इज आंसर, इट इज नॉट एन एजम्पशन, बी। अच्छा, मैच हो गया। The original interpretation of the balanced growth relates to, okay, this is an equal amount of investment in all sectors, absence of all sectors growing at the same rate, it should be A। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, it is B, all sectors growing at the same rate, I don't know, there's some confusion in the answer keys। Rosenthal, Rodan, Nelson, Hirschman, Levestein, Levestein के साथ जैसे मिलने जाऊंगा मैं, it is the critical minimum effort, right। Then you have yes, Rosenthal, Rodan, big push theory, Nelson, low level of economic trap, Hirschman, unbalanced growth। So ये होना चाहिए 3, फिर आएगा 1, फिर आएगा 4, फिर आएगा 2,
3412 3142 ये आना चाहिए, ए शुड बी द राइट आंसर। है ए? ओह, ये आ गया। In the investment criteria, shadow prices are the prices in the black market fixed by government which reveal true scarcity value of the goods in the factor market. This is also called as dual pricing. Dual pricing, right? That is based on the approximation in terms of environmental economics approximation, या फिर अगर नहीं कर सकते तो शैडो प्राइसिंग को डुअल प्राइसिंग से हम लोग निकाल सकते हैं। दैट इज अ ट्रू अप्रोक्सीमेशन ऑफ इट at which good factors are not available. It is the C answer should be correct. A progressive tax is the one in which the tax payment are as a percentage of income falls on in which progressive tax is one in which the tax payment as a percentage of income falls. Tax payment as a percentage of income is constant. Tax payment as percentage of income increases. Percentage in which the tax payment should increase, right? So please show question number 21. Question number 21 क्या हो गया? See this. Question number 21, why not option B? Okay, let me just see that. Equal amount of investment in all the sectors. देखिए, बैलेंस ग्रोथ का मतलब क्या है? When all the sectors are growing together at the same rate, right? That is what the basic understanding of the balance growth. Equal amount of investment in all sector का मतलब क्या है? कि आपके पास 10,000 रुपए है, आपने उनको 4 सेक्टर्स में डाल दिया। क्वेश्चन क्या है? बैलेंस ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है? द ग्रोइंग ऑफ द सेक्टर्स साइमल्टेनियसली, सारे के सारे सेक्टर्स एक साथ बढ़ेंगे। इक्वल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डालने से जरूरी नहीं है कि ग्रोथ एक साथ होगी। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ये समझ में आ गया? लार्ज एक्सपेंशन इन all the areas, देखो large expansion, now in this case we actually don't know कि expansion of economic activities किस लिए किया जाएगा। बैलेंस ग्रोथ जब है, देखो इसका सिंपल फंडा है, लुइस ने कहा कि बैलेंस ग्रोथ जो है वो ऐसा होना चाहिए कि इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेक्टर बड़ी ज्यादा तेज बढ़नी चाहिए और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना चाहिए। रानी सेनफेई ने बोला कि बैलेंस ग्रोथ ऐसा होना चाहिए कि एग्रीकल्चर जल्दी से ग्रो करे और वो इंडस्ट्री को सपोर्ट करे। डिफरेंट डेफिनेशंस आर देयर, बट द ओरिजिनल जो पॉइंट है इनका ये है कि बैलेंस ग्रोथ का दो चीजें याद रखना, या ऑल द सेक्टर्स आर ग्रोइंग एट द सेम रेट, पहली बात, और दूसरी बात ये कि ऑल द what you say all the rates, all the macroeconomic variables are growing at the same rate, सारे के सारे are growing at the same rate. That is what the balance growth, right? तो अगर मान लीजिए सेविंग अगर 8% से बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट भी 8% से बढ़े, पॉपुलेशन भी 8% से बढ़े, कैपिटल फॉर्मेशन ऑल्सो 8% से बढ़े, वो है एक और एग्जाम्पल इंटरप्रिटेशन ऑफ बैलेंस ग्रोथ। सो आई थिंक आई हैव गिवन द आंसर टू ऑल ऑफ यू, राइट? सो दैट इज व्हाट इट मींस। यहां से आप जो भी इसमें डिड्यूस करेंगे कि ये लार्ज स्केल, ये आप सोच रहे हैं जब वो एक्सपेंशन हो रहा है, बट इससे ग्रोथ नहीं आ रहा है। एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ से ग्रोथ नहीं आ रहा। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, नाउ अब ये सोच के देखो, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए। एक है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जस्ट आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक है हमारे पास मान के चलिए सोशल ओवरहेड्स, राइट? अब इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा पैसा लगेगा या सोशल ओवरहेड में लगेगा? सोच के देखो। अगर मान के चलिए हमारे पास सब मिला के रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्केयर्स 10,000 रुपए है, तो हम बोलेंगे कि नहीं नहीं, 5,000 रुपए दोनों में लगा दो। यहां पे 5,000 रुपए का डालने का मतलब है कि ऊंट के मुंह में जीरा डालना, कुछ भी नहीं आएगा, वो पता भी नहीं चलेगा कि वो खा गया या उसने फेंक दिया। सो इसलिए इक्वल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ऑल सेक्टर डज नॉट मेक एनी सेंस हियर। Okay, I will go ahead to the question. Yes, it is C. One of the necessary condition for the correcting fiscal imbalances, fiscal imbalances को करेक्ट करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं कि भाई टैक्स जीडीपी रेशियो को बढ़ाइए, पहली बात, राइट? और दूसरी बात देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, द रियल इनकम। यस, एनी डाउट इन दैट? स्टिल एनी डाउट? लेट मी नो। वेटिंग। ओके,
चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, लेट्स सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये क्या होना चाहिए। सो रियल इंटरेस्ट रेट ऑन पब्लिक डेट इज इक्वल टू द जीडीपी ग्रोथ रेट। अगर रियल इंटरेस्ट रेट ऑन पब्लिक डेट इज इक्वल टू द जीडीपी ग्रोथ रेट, तो इसका मतलब क्या हुआ, रियल इंटरेस्ट रेट ऑन पब्लिक डेट, देखो जितने रफ्तार से जीडीपी ग्रोथ रेट हो रही है, राइट, उसी रफ्तार में अगर उसने उतने से ही रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ा, यानी कि गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा इसमें देना पड़ेगा, राइट, दिस इज समथिंग आई कैन मीन टू। तो यहां पे ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएगा, सो दिस इज नॉट द केस, बिकॉज कंडीशन क्या है कि गवर्नमेंट के पास से एक्सपेंडिचर कम हो, दैट इज व्हाट द पॉइंट। इसी की वजह से फिस्कल इम्बैलेंसेस ठीक होगा। फिस्कल इम्बैलेंसेस का मतलब है टू रिड्यूस द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टू इंक्रीज द टैक्सेस, टू रिड्यूस द डेफिसिट। द रियल इंटरेस्ट रेट ऑन पब्लिक डेट इज ग्रेटर देन द जीडीपी ग्रोथ रेट, इसमें भी नहीं होगा, इसमें और डेफिसिट हो जाएगा। द गवर्नमेंट विल बी पुट इनटू डेफिसिट, डेफिसिट विल इंक्रीज। द रियल इंटरेस्ट रेट ऑन पब्लिक डेट इज लोअर देन द जीडीपी ग्रोथ रेट, ये इसमें होगा। सो यहां पे क्या होगा, डेफिशिएट कम हो जाएगा, डेफिशिएट कम होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, टैक्सेस बढ़े ना, भले ही ना बढ़े, लेकिन जीडी व्हाट यू से ग्रॉस एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। और क्योंकि जीडीपी ग्रोथ रेट ज्यादा है तो लोगों की इनकम बढ़ेगी एंड टैक्सेस विल बी इंक्रीज, इसलिए डेफिसिट कम होगा। तो यहाँ पे दो तरीके से कम होगा। रियल इंटरेस्ट रेट अगर नहीं बढ़ता है, ये अगर कम है, तो लो इंटरेस्ट पेमेंट्स होगा, पहली बात तो, राइट। सो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। और दूसरी केस क्या है, जीडीपी ग्रोथ रेट ज्यादा है, जिसका मतलब है कि अगर टैक्सेस एक्ट एज ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, तो इसका मतलब है कि इनकम बढ़ेगी लोगों की, इनकम जैसे ही बढ़ेगी, राइट, इनकम बढ़ने से क्या होगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा, और टैक्स कलेक्शन बढ़ने से डेफिसिट कम हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर सी। आई होप दिस इज अगेन क्लियर टू एवरीवन। द 12th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड अमंग द, अब देखो 12th तो चला गया, अभी हम आगे हैं उससे बहुत। 15th फाइनेंस कमीशन में है टू रेज द शेयर ऑफ द स्टेट, इट इज 41%, अभी डिविजिबल पूल है, 1% जो है वो लेह लद्दाख की वजह से है, तो यहाँ का आंसर बनता नहीं है इसका। द नॉन प्लान ग्रांट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया आर मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। सो प्लान नॉन प्लान दोनों के दोनों ही जो है वो फाइनेंस कमीशन से जाते हैं। प्लानिंग कमीशन नहीं करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं करता है, आरबीआई नहीं करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इट इज नॉट राइट। द ट्रांसफर पेमेंट इज अ पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स करंट वर्कर, राइट, मेड टू पीपल हु आर नीडी फॉर इन काइंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट फॉर विच नो सर्विसेज और गुड्स आर रेंडर्ड। ट्रांसफर पेमेंट मतलब बिना काम किए लोगों को पेमेंट मिलना, फॉर इन काइंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट। इन काइंड सर्विसेज यानी कि इसका मतलब है कि लोगों को गवर्नमेंट के लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं। मेड टू पीपल हु आर इन नीडी, this can be one option but this is not, for which no services and goods are rendered, payment for which no services or goods are rendered। I think this should be the correct answer, B। देखिए ट्रांसफर पेमेंट इज अ पेमेंट फॉर विच नो सर्विसेज और गुड्स आर रेंडर्ड, यानी कि सरकार कोई सामान या सर्विसेज नहीं लेती है उसके अगेंस्ट में। ट्रांसफर पेमेंट मेड फॉर पीपल, कुछ प्रॉब्लम है, मेड टू द पीपल हु आर नीडी फॉर विच नो सर्विसेज और गुड्स आर रेंडर्ड, कोई सेवा वस्तुएं उपलब्ध नहीं कराने के लिए दी जाती है। अच्छा इसका हिंदी वर्जन एक बार पढ़ो जरा एक बार, कोई सेवाएं या वस्तुएं उपलब्ध नहीं कराने के लिए दी जाती है, मतलब आपको पैसा, आप पैसा रख लीजिए, आपको सामान हम नहीं देंगे, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। इट इज अ बी ऑप्शन दैट इज करेक्ट। वस्तुओं के रूप में सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए, फॉर इन काइंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट, ये बिल्कुल गलत है। ये लेट्स सी आंसर क्या है। ओह माय गॉड, अगेन ये मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम हुआ है इसमें। आई हैव पर्सनली सीन दीज, सर डी वुड बी करेक्ट, व्हाई डी वुड बी करेक्ट, व्हाई डी वुड बी करेक्ट। हैव यू रेड द स्टेटमेंट, रीड द स्टेटमेंट। अ ट्रांसफर पेमेंट इज अ पेमेंट फॉर विच नो सर्विसेज और गुड्स आर रेंडर्ड। थोड़ा सोच के देखो इस क्वेश्चन, इस स्टेटमेंट को एक बार पढ़ के देखो। अ ट्रांसफर पेमेंट इज अ पेमेंट फॉर विच नो गुड्स एंड सर्विसेज आर रेंडर्ड, मतलब पेमेंट किसको मिल रही है, ट्रांसफर पेमेंट किसको मिल रही है। लेट्स सी, वी आर टॉकिंग अबाउट अ ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन होल्डर जो है, तो उसको पेमेंट इसलिए मिल रही है क्योंकि उसको कोई सर्विसेज और गुड्स हम अलग सा नहीं देंगे,
Is that so? Who will render the goods and services for which no services and goods are rendered? Who will render the services? यहां पे पढ़िए इसका हिंदी में, कोई सेवाएं या वस्तुएं उपलब्ध नहीं कराने के लिए ये भुगतान दिए जाते हैं. Is that so? Anjali, is that so? Monica, is that so? Sonali, is that so? Read the Hindi version. क्या लगता है? पढ़िए एक बार, पढ़ने के बाद मुझे बताइए. लेट्स हैव अ माइंड गेम हियर. वेटिंग. कोई सेवाएं या वस्तुएं उपलब्ध नहीं कराने के लिए दी जाती है ना? कन्विंस हुए कि नहीं हुआ? क्या लगता है? व्हाट इज द लॉजिक? व्हाट लॉजिक इज सेइंग? फॉर विच नो सर्विसेज और गुड्स आर रेंडर्ड. वो पेमेंट जिसके लिए कोई सर्विसेज और गुड्स नहीं की जाती. हाँ, एक बात याद रखिएगा, यू मे बी राइट इन केस अगर यहां पे लिखा हो ये, इसका मतलब क्या हुआ? ट्रांसफर पेमेंट वो पेमेंट है जो दिए जाती हैं उन लोगों को जो कि विदाउट एनी कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन प्रोसेस. अगर ये चीज है तो बात अलग है. इसका मतलब क्या हुआ कि ओल्ड एज पेंशन वाले को एक बूढ़े आदमी को एक पेंशन मिल रहा है क्योंकि उसके बदले में उसको काम करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, राइट. बट वहां पे ये नहीं लिखा हुआ कि फॉर विच नो सर्विस और गुड्स आर रेंडर्ड. उसको काम नहीं भी करेगा तब भी पैसा मिलेगा. रेंडर करने का मतलब हु विल रेंडर? सरकार विल रेंडर. इसका हिंदी वर्जन पढ़िए एक बार. कोई सेवाएं या वस्तुएं उपलब्ध नहीं कराने के लिए दिए जाते हैं. आई थिंक आई हैव गिवन द एक्सप्रेसिव आंसर. अब ये क्लियर हुआ? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. देखो ये वी ऑल नो दिस, ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड इन द जीडीपी नाउ, राइट. ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी. जीडीपी में ट्रांसफर पेमेंट नहीं आते हैं बिकॉज इन एक्सचेंज ऑफ सच पेमेंट्स वी हैव नॉट, देयर इज नो वैल्यू एडिशन, देयर इज नो कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन प्रोसेस. बट थोड़ा सोच के देख लें इसको. बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जहां पे फोकस करना था. Which one of the following does not constitute a problem in the center-state financial relation? Problem in the state autonomy neglects the horizontal transfers. ये है. Suicide by farmers in certain state does not constitute a problem in. हाँ तो ठीक है, यही आंसर है. यही आंसर है डी. Just because farmers are committing suicide in certain states, this is not a problem in the central-state financial relation. Right, this is D. The act of devaluation of currency, other things being equal, will क्या करेगा? देखिए devaluation, $1 is equal to ₹70. Now $1 becomes ₹90. इसकी वजह से क्या हुआ? रुपी सस्ता हो गया, डॉलर महंगा हो गया. Exports will be cheaper. Exports will be cheaper और जिसकी वजह से exports के डिमांड बढ़ेगी, राइट. Imports महंगे हो जाएंगे. Imports will be expensive and imports की डिमांड कम हो जाएगी. तो इन दिस वे द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट विल बी रिड्यूसिंग. इंक्रीज इन द टोटल क्वांटम ऑफ द एक्सपोर्ट एंड रिड्यूस द टोटल क्वांटम ऑफ इंपोर्ट ऑफ द डिवैल्यूइंग कंट्री. इंक्रीज द टोटल एक्सपोर्ट्स एंड रिड्यूस द टोटल क्वांटम ऑफ इंपोर्ट ऑफ द डिवैल्यूइंग कंट्री. ठीक है, एक एक्सट्रिक्शन डाल दिया. इंक्रीज द टोटल क्वांटम ऑफ बोथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, नहीं. डिक्रीज द टोटल क्वांटम ऑफ बोथ import and export, ये बिल्कुल नहीं. Decrease the total value of the export and increase the total quantity of imports. इन्होंने लास्ट सेंटेंस में वॉल्यूम लिखा है. Now what does they actually mean by that? तो अगर मैं इसको वॉल्यूम को, it will be in terms of rupee only, क्वांटम के हिसाब से ही है ये. We always talk about कि यहाँ पे एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ेगी. We never talk about, ठीक है. तो दिस इज द आंसर ए. ए इज द करेक्ट आंसर. ए. इंडिया एट प्रेजेंट द फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी ऑन, इट इज द करंट अकाउंट. कैपिटल अकाउंट पे अभी भी हुआ नहीं है. 2009 में तो कतई नहीं था. अब देखो इसका आंसर. सो इसलिए मैं कह रहा हूं कि डोंट रिलाई ऑन द बुक्स या डोंट रिलाई ऑन द गिवन आंसर थिंग्स, राइट. दो चीजें हैं इसमें. जो प्रीवियस ईयर की बुक आती है 1-in-1, जो कि ऑल इन वन, जो हर कोई खरीद लेता है, उसमें इट विल बी आंसर गिवन एज सी. एंड देन अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये आप लिखेंगे कि बोथ कन्वर्टिबिलिटी, फुल कन्वर्टिबिलिटी है. आज तक नहीं है.
कैपिटल अकाउंट में आज भी रुपी कन्वर्टेबल नहीं है, फुल कन्वर्टेबिलिटी नहीं है। इन केस इफ यू वांट यू कैन हैव अ 15 मिनट का इंस्टेंट इकोनॉमिक्स की वीडियो देख लीजिएगा। आई हैव गिवन दिस डन दिस वीडियो फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी करंट एंड कैपिटल अकाउंट में। सो दिस इज इन करंट अगेन, इट इज ओनली करंट अकाउंट। The special drawing rights are at present is determined in the international market by the average value of the basket of the set of convertibility currencies. Right. This is actually I think there has been a recent update. या तो एक दो दिन पहले हुआ है या फिर आने वाले एक दो दिन के बाद होगा। देयर इज अ रीसेंट अपडेट ऑन दिस। बहुत जल्दी जुलाई में जुलाई 2022 में WTO की एक मीटिंग थी, राइट। बट वो मीटिंग हुई कि नहीं हुई वो मुझे पता नहीं है। एंड वो 5 साल में एक बार मीटिंग होती है जहां पे दे डिसाइड कि एसडीआर की वैल्यू क्या होगी, किस चीज पे पेग करना है यहाँ पे, राइट। सो एज पर द लेटेस्ट जो कि फर्स्ट अक्टूबर 2016 को आई थी, 1 एसडीआर जो है दैट इज 0.5 के करीब कुछ था। तो इट वाज 1 यूएसडी 1 USD is equal to 0.582 ऐसा कुछ SDR था, right? This is US dollar. Okay. The second point was euro. 1 euro. नहीं, मैंने उल्टा तो नहीं कर दिया? नहीं, देखो, एक SDR का मतलब है 0.582, ये है 0.582 USD डॉलर, ये है। सिमिलरली ये सारा का सारा कंपोनेंट बन रहा है इसका। उसके बाद आता है 0.386 यूरो, 6 यूरो। देन यू हैव 1.0174 चाइनीज येन, युआन, राइट, ये युआन है। इसके बाद था येन एंड स्टर्लिंग। सो ये था 11.9 येन एंड पाउंड स्टर्लिंग था 0.08 समथिंग स्टर्लिंग था। सो इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो बनेगा एक एसडीआर, ये एक एसडीआर बनेगा। तो ये पेंडेमिक की वजह से ये नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले दिस वाज द डिस्कशन कि ये किया जाएगा। तो उसके बाद अभी रिसेंटली होने वाला था जुलाई के महीने में, लेकिन अभी हुआ है कि नहीं हुआ मुझे देखना पड़ेगा एक बार। इनिशियली जब एसडीआर पहली बार आया था तो इट वाज डिफाइंड एज 1 SDR is equal to 0.8876 ऐसा कुछ था, राइट। इट वाज ग्राम्स ऑफ गोल्ड, राइट, इतने ग्राम्स ऑफ गोल्ड था। एक SDR का मतलब इतने ग्राम्स ऑफ गोल्ड था। आई थिंक आई हैव इंक्लूडेड दिस, एक बार देख लीजिएगा आप। इसका आंसर सी है और हाँ ये रहा। दिस इज व्हाट द पॉइंट। फिक्स नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंसी फॉर 5 years पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम दिस अक्टूबर 1 से लेके 2016 से लेके 2021 तक ये था, लेकिन उसके बाद पेंडेमिक की वजह से एक साल और बढ़ाया गया। तो जुलाई 28 जुलाई को कहीं ये बात चल रही थी कि एक बार इसकी मीटिंग होगी 2022 में। अभी हुआ कि नहीं हुआ मुझे देखना पड़ेगा एक बार, एंड उसके बाद ये चेंज हो जाएंगे। बट आपके पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही रहेगा। सो इनको सभी को ऐड करेंगे तो इट विल गिव अस 1 SDR, और ये परसेंटेज टर्म्स में है कि एसडीआर का कंपोनेंट क्या क्या है, ये वेट्स हैं जो दिए गए हैं, राइट। सो दिस इज आंसर नंबर सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह, इज दैट सो? फाइन, आज के लिए यहीं पे। आई थॉट आई वाज मुझे लगा कि और क्वेश्चंस हैं, राइट। लॉट्स ऑफ गलत इन द आंसर की, यस। So do let me know how was the question paper level, कैसा लगा आप लोगों को ये पेपर। और इसके बाद वी डोंट हैव दिस मोनिका, ये पेपर का आंसर जो है, देखो एक बात बताता हूँ, उस टाइम के जो पेपर्स थे ना 2009 के जो पेपर्स थे, इसके आंसर कीज जो थे वो उस टाइम पे ना तो एनटीए था ना तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था। 2011 के बाद ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स आए। उससे पहले जो होता था, पेपर दिया जाता था मान के चलो जून में, आंसर की निकलता था दिसंबर में, रिजल्ट निकलता था 1 साल के बाद, राइट। तो मतलब अभी जैसे 3 महीने में जो काम हो रहा है वो पहले 1.5 साल में होता था। तो जो स्टूडेंट्स, एक्चुअली हर कोई स्टूडेंट के लिए मास्टर्स के बाद 1 साल 1.5 साल का गैप हो जाता था जो भी नेट देते थे।
बट अभी इसलिए उनके पास नहीं होगा आंसर कीज, किसी के पास नहीं है इसकी, राइट। टफ तो है इसलिए तो कर रहा हूँ, राइट। बट आई थिंक जो स्टूडेंट मेरे साथ लास्ट में ज्वाइन किए हैं, आप सभी के लिए एक बार और मैं गिफ्ट दिखा देता हूं जो मैंने आप सभी को आज दिखाया दिया। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट अगर आपने नहीं लिया। दिस इज अ फैंटास्टिक, आई थिंक मुझे तो अच्छा लगा कि अगर मेरे टाइम पे अगर मुझे कोई ऐसा बना के दे देता तो बहुत अच्छा होता, राइट। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 15 अगस्त आजादी का 75 ईयर्स। आशा करता हूँ सभी के सभी बहुत ज्यादा खुश होइए और इसको अच्छी तरह से मनाइए। इट्स अ नेशनल फेस्टिवल, ठीक है। एंड 15 अगस्त इट्स अ हॉलीडे, गैजेटेड हॉलीडे, इसलिए मैं भी नहीं आऊंगा। सो अब नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग। आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छा रहा। और पेपर अभी तो थोड़ा सा पीछे हुआ है, यू हैव द टाइम। ये वीकेंड बहुत लंबा वीकेंड है, हो सके तो जितनी मर्जी हो सके पढ़ाई कर लीजिए। जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल है, ऑल ऑफ यू स्टार्ट have a revision quickly and do your best. Thank you guys, thank you so much for joining me here and do like share subscribe, comment जरूर कीजिएगा कैसा लगा, क्या पसंद आया, कौन सा पोर्शन अच्छा लगा, कौन सा क्वेश्चन में आपको लगता है कि मेरा लॉजिक गलत है, आपका लॉजिक अच्छा है। Do let me know everything what you want to say, right? Thank you.